नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको फिर से हम आप ही के चैनल में। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, टॉपिक से हटकर होने वाला है। आमतौर पर मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें एक टॉपिक को लेकर के मैं उसके बारे में आप लोगों को समझाता चला जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आज का ये वीडियो जो है एक ख़ास तौर पर MSc सेमेस्टर फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए होने वाला है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट है सिस्टमेटिक बायोडिवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर थर्ड यूनिट में कुछ टॉपिक्स हैं जो है हमारे ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ यूकैरियोट्स, जिसके अंदर आते हैं ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हमारे पृथ्वी पर जो है पहले सिंगल सेल्स की उत्पत्ति हुई थी। इन सब के बारे में आज हम थोड़ा सा जानने वाले हैं, और इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा डीपली इतिहास में भी घुसते चले जाएंगे, ठीक है, कि पृथ्वी पर किस प्रकार से जो है हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ये सब हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। यहाँ तक जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पहले सिंगल सेल वाले जीवों की उत्पत्ति को यहाँ बताना है। किसके अंदर बताना है? ओरिजिन एंड डिवर्सिफिकेशन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। विविधता के आधार पर बताना है पहले सिंगल सेल्स की उत्पत्ति को। तो ओरिजिन ऑफ सेल एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, इतने को आज हम समझने वाले हैं। और इसको बताने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी कुछ अलग थ्योरीज भी बतानी पड़ेंगी जो कि इतिहास में फेल हो चुकी हैं, और वो थ्योरी भी बतानी पड़ेंगी जो पास हो चुके हैं, ठीक है। अब इतना सब सुनने के बाद अब आपको लिखना क्या है वो आप अलग से उसका चुनाव कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे उसका पेपर लिखना है। तो ये हम आज देखने वाले हैं सिनॉप्सिस के आधार पर, मतलब कि पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या बता सकते हैं, कुछ लाइनों में आप वो पहले सुन लीजिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर आपको ये बताना होगा कि देखिए, इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार, है ना, जो मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई थी आज से लगभग 15 बिलियन, ठीक है, 15 बिलियन वर्ष पूर्व इलेम नाम के एक पदार्थ से हुई थी, ठीक है। ये वैज्ञानिकों का मानना था उस समय। और क्या कहा था इन लोगों ने कि यह 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तब तक घने और गैसीय बादल का एक आकार था, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना हुआ एक रचना था, ठीक है। तो और क्या बताया था कि एबी लेमात्रे और गेमो एक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार गैसीय बादलों में पदार्थों के टकराव के कारण एक महाविस्फोट हुआ था, ठीक है। वैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा था? बिग बैंग थ्योरी। अगर आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी अच्छे से डीपली पढ़ना है तो उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, ये आप उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे बिग बैंग एक थ्योरी हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि जितने भी पिंड थे वो फूट करके अलग अलग बिखर गए और एक ब्रह्मांड की रचना हो गई थी। लाप्लास थे, है ना, वो एक महान खगोल शास्त्रीय वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि पिंडों में एक दहकता महापिंड और नेबुला का एक गोला था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, गैसों का गोला। ये क्या था दोस्तों? नेबुला। ये आगे काम आएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कहा था किसने? लाप्लास ने बताया था, जो तीव्र गति से चारों ओर ब्रह्मांड में चक्कर काट रहा था। बाद में टुकड़ों में बढ़ गया, जिससे कि हमारे 9 ग्रह बन गए, लेकिन जो आज 8 हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं। ये नेबुला का कुछ भाग जो बचा वो सूर्य में तब्दील हो गया, और उसी में कुछ भाग जो बचा था दोस्तों वो चंद्रमा और पृथ्वी का उपग्रह हो गया, ठीक है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों? चंद्रमा। वैसे ही पृथ्वी जो है हमारा सूर्य के चारों ओर लगाने वाला एक गोला बन गया, चक्र लगाने वाला एक गोला बन गया। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कौन? चांद, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी की गति भी तय करता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और जो चंद्रमा की दूरी है वो हमारी पृथ्वी से 4,84,000 किलोमीटर है। इतना सब कुछ आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि पहले सिंगल सेल की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वीडियो टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन इसमें से आप लोगों को लिखना कुछ चुनिंदा ही है, पूरा नहीं लिखना है। तो सुनिए, पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में पृथ्वी के भूगर्भ संरचना जीवाश्मों के अध्ययन से अनेक प्रमाण प्रस्तुत हुए थे, ठीक है। बहुत सारे प्रमाण हम लोगों को मिल चुके थे। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति आज से 350 से 400 करोड़ वर्ष पहले हो चुकी थी। तो
उत्पत्ति तो हो चुकी थी, लेकिन आज की डेट में जो है टोटल अगर आप संख्या निकालना चाहें कि कितने प्रतिशत जो है जीवन की पहचान हो चुकी है, तो आप बता सकते हैं कि 1.7 मिलियन जो है ना जीवन की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 1.5 मिलियन जो है उसमें हम एनिमल्स आते हैं, मतलब कि जितने भी सेल वाले जीव हैं, मतलब जो चल फिर सकते हैं, मतलब जो भी लोकोमोशन की प्रक्रिया जितनी भी कर रहे हैं उसके अंदर जो है 1.5 मिलियन जीवों की खोज हो चुकी है। और इसमें से जो 0.07 मिलियन जो बच गए, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों क्या, हमारे पादप जगत, और इसके अंदर आ जाएंगे क्या दोस्तों, जंतु जगत। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि इसके अंदर कितने प्रोकैरियोटिक है और कितने यूकैरियोटिक है ना, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें पादप की कौन कौन सी प्रजाति है, बस ये बताया जा रहा है कि इतने प्रतिशत मिलियन जो है जंतु जगत के मिल गए हैं और इतने प्रतिशत मिलियन जो है वो पादप जगत के मिल चुके हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि 350 से 400 करोड़ पहले ही जो है जीवन की खोज कर आ चुकी है, हमारे पृथ्वी पर आ चुके हैं उतने समय पहले। लेकिन इसको जो है साबित करने के लिए कई सारे मत या फिर वाद या भी सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, जो कि बहुत सारे लगभग बहुत सारे सिद्धांत जो हैं फेल हो गए। एक ही दो सिद्धांत सही होगा, जिसको फिर आप लोगों को इस वाले आंसर में आप लिख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। अब उसको जानने के लिए थोड़ा सा भाषण या फिर थोड़ा सा थ्योरी तो सुनना पड़ेगा। जीवन की उत्पत्ति को लेकर पहला और असफलवाद जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो होगा पहला क्या, विशिष्ट सृष्टिवाद या फिर धार्मिकवाद है। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या फिर आप लोग इसको कह सकते हो रिलीजियस थ्योरी। तो ये वाला वाद जो था दोस्तों असफल हो चुका था। ठीक है, तो इसको सुन लीजिए। फादर सॉरेज थे, इन्होंने जो है इस वाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इन्होंने कहा था कि इनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वो एक अनदेखी शक्ति के रूप में हुआ था। ठीक है, जो कि बाइबल में लिखे हुए वर्णन के अनुसार ये कहा गया था कि ईश्वर ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का सृजन जो है, मतलब कि क्रिएशन जो है वो 6 दिनों में कर दिया था। ठीक है, पहले के दिन उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया था, दूसरे के दिन उन्होंने आकाश को बना दिया, और उसी दिन दूसरे दिन में तीसरे दिन में इन्होंने पौधे को बनाया, चौथे दिन इन्होंने चंद्रमा और तारे बना दिए, पाँचवें दिन में मछली और फिर कुछ जलीय जीव बनाए, छठवें दिन में इन्होंने मनुष्य और अन्य जंतुओं की रचना कर दी। ऐसा फादर सरोज ने इसको जो है सरोज ने बहुत तगड़े रूप से सपोर्ट किया था, लेकिन ये जो है सिद्धांत गलत हो गया था। ठीक है, इसका कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिला हुआ था। इनके अनुसार जो है एडम, ठीक है, एडम और ईव ये जो थे पहले पृथ्वी पर पहले महिला और पुरुष थे। इन्होंने जो है आगे जाके मानव जाति को और आगे बढ़ाया, और हिंदू मान्यता के अनुसार जो है ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया था, और जो मनु और शत्रुपा थे ये पहले इंसान थे हमारे पृथ्वी पर, इन्होंने ही जो है आगे चलकर मानव जगत को आगे बढ़ाया। लेकिन ये थ्योरी जो है पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं स्वतः जननवाद, और ये वाला वाद भी पूरी तरीके से गलत है। आप लोगों को आगे कुछ एक दो और वाद बताने के बाद पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर आखिर में जो है कॉन्सर्वेट्स वगैरह उत्पन्न हुए थे। देखिए, स्वतः जननवाद, थ्योरी ऑफ स्पेंटोजेनेसिस जनरेशन और एबिगोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या कहा गया था, ये भी गलत बात है लेकिन सुनना पड़ेगा। इसमें जो कहा गया था पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है निर्जीव और मृत पदार्थों के अचानक मिलने से हो गई थी। अब पृथ्वी पर जब जीवन ही नहीं आया था तो फिर निर्जीव और सजीव की बात ही नहीं है जो कि अचानक मिलने से बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रीक दार्शनिक थे जैसे कि थैलिस है, थैलिस, अलेक्जेंडर, जेनोफेन, एम्फोडोलस, प्लूटो और अरस्तु, ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो क्या किए कि ये वाले सिद्धांत को गलत होते हुए भी समर्थन दे रहे थे। ठीक है, मिस्र सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का कहना था कि नील नदी में कुछ अद्भुत शक्ति है जिससे कीचड़ में मेंढक, टोड और चूहा, घड़ियाल आदि जीव जो है ये उत्पन्न कर सकता है नील नदी के शक्ति से। ठीक है, जॉन रे और नीथम जैसे वैज्ञानिक भी इसको मान लिए थे कि मच्छर, मक्खी और छोटे छोटे जो भी मतलब जीव है वो सड़े गले पदार्थ से उत्पन्न हो जाते थे, ऐसा इन लोगों का मानना था। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत था। और वान हेलवांट ने एक अपने संबंध में एक प्रमाण दिया कि उन्होंने बताया कि मनुष्य का जो पसीना है, ठीक है, उस पसीने युक्त कपड़े को अगर कुछ दिन तक अंधेरे की जगह या फिर चावल या गेहूं के ऊपर रख दिया जाए तो 21 से 22 दिनों के अंदर जो है उसमें से चूहे निकल आएंगे। ठीक है, तो उनके अनुसार
क्या कहना था, उनका क्या कहना था कि मनुष्य का जो भी पहना हुआ कपड़ा है, अगर वो पसीने से लथपथ है, उसको अगर गेहूं के ढेर के ऊपर फेंक दिया जाए तो 21 दिन के अंदर वो जो है वहाँ से चूहे निकल आएंगे, मतलब इन दोनों के मिश्रण से चूहा बन जाएगा। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत था। ये वाला सिद्धांत जो ये लोग गलत सलत दिए थे, ये 17वीं शताब्दी तक लोग इसको मानते रहे, लेकिन गलत होने के बाद भी। फिर क्या हुआ कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में कुछ और वैज्ञानिक है, थोड़े से और एडवांस्ड पढ़े लिखे या फिर प्रमाण को खोजने वाले, रिसर्च करने वाले, तो वो लोग जो है बताया कि नहीं ये गलत है। ठीक है, 18वीं 19वीं शताब्दी में भी जो वैज्ञानिक है उन लोग भी ये कहने लगे कि नहीं, आपका ये जो थ्योरी है ये गलत है, जीवों का निर्माण पुरानी और नई जीवों को मिलाकर ही हो सकता है। लेकिन उस समय तक ये नहीं पता था कि जीवन आया कहाँ से, तो ये भी गलत हो गया। हार्वे टी.एच. हक्सल, ठीक है, फ्रांसिस्को रेड्डी और क्या हो गया लेजेरो स्पेलेंजाई और लुईस पास्चर थे। ठीक है, ये भी वैज्ञानिक थे जो ये वाले सिद्धांत को मत दे रहे थे, लेकिन गलत था। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, जीव उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या आ जाएगा दोस्तों, THORY, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब इसके अंदर भी कुछ गलत मत ही आएंगे। कुछ वैज्ञानिक थे, अपने ये लोग प्रयोग किए, ठीक है, जीवों के लिए, जीवों के स्वतः जननवाद को बताने के लिए कुछ प्रयोग किए और गलत गलत प्रमाण भी देते गए। इन लोगों का है कि निर्जीव पदार्थों से जीवन का बनना असंभव है। नए जीव पूर्व स्थित जीवों के अंडों से ही बन सकते हैं, अंडों या फिर बीजों के अंदर से ही नए जीव जो है निकल सकते हैं, इन्होंने ऐसा कहा। इस सिद्धांत को जो है दोस्तों जीवोत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके समर्थन में दो वैज्ञानिक थे, फ्रांसिस्को रेड्डी और लुईस पास्चर। इन्होंने दो प्रकार के प्रयोग किए। फ्रांसिस्को रेड्डी और लुईस पास्चर ने दो प्रकार के प्रयोग किए। फ्रांसिस्को रेड्डी का पहला प्रयोग क्या था कि इन्होंने जो 3 कांच के जार लिए। ये आप लोगों के 12th में पढ़ा हुआ होगा। आखिरी में मैं रेफरेंस भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार के जार लिए। ये जार खुले हुए हैं ऊपर से, 2 जार ऊपर से खुले हुए थे और तीसरा जार जो है वो पैक होगा, ठीक है। ये बना लेते हैं, पहले जार बना लेते हैं। चलिए, कुछ इस तरीके से जार का ग्राफ बनेगा। इन्होंने जो प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया कि 3 ठो जार ले लिए कांच का, ठीक है। उसमें से तीनों जार में इन्होंने एकदम मतलब फ्रेश मांस को रखा, जिसमें से किसी भी प्रकार का कीट जीवाणु उसमें ना हो, ठीक है। उसमें तीनों में मांस रख दिया और उसको जो है एक जार को उन्होंने खुला रखा, ठीक है। एक ठो जार को जो है खुला छोड़ दिया और 2 जार में से एक को पार्चमेंट से ढक दिया, पार्चमेंट, और दूसरे को जो है मलमल के कपड़े से ढक कर रख दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने जब देखा उसको खुद, तो खुले जार में उन्होंने देखा कि मांस के ऊपर छोटे छोटे जो है मक्खियाँ जो है घुस चुकी थी, ठीक है। मक्खी जब घुसा एक खुले हुए जार के अंदर, तो उसमें जो है मक्खी घुसने के बाद उसमें छोटा छोटा अंडे दे दिए मांस के ऊपर, तो उन अंडों में से जो है छोटे छोटे तिल्ली जो है निकलने लगे। लेकिन ठीक है, लेकिन जब बंद जारों में ये देखा गया तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें मक्खी जो है नहीं घुस पाए थे। और नहीं घुस पाने के कारण जो है, जैसे इसमें घुस गया है मक्खी, इसमें घुस गया है, तो इस वाले में क्या है कि अंडे दे दिया और इसमें से जो है इल्ली निकलने लगा, ठीक है। लेकिन ये जो 2 जार था ये बंद था, तो इसमें जो है मक्खी नहीं घुस पाए थे, तो इसमें किसी प्रकार से अंडे नहीं दे पाए और इसमें से किसी प्रकार का इल्ली भी नहीं निकला। तो लुई पास्चर क्या किया कि इस वाले इनके मत को है ये समर्थन करने लगे, ठीक है। इसको समर्थन करने लगा और लुई पास्चर जो है इसको समर्थन करते हुए थोड़ा सा और अपग्रेडेड रूप से इसके ऊपर और एक प्रयोग करने लगे। वो प्रयोग कैसा था, वो थोड़ा सा बर्नर के ऊपर था, ठीक है। वो ग्राफ पहले बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, लुईस पास्चर ने क्या किया कि इसी प्रयोग को जो है अपने अनुसार थोड़ा सा अपग्रेड करके किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3-4 प्रकार के जो है फ्लास्क ले लिए। एक फ्लास्क में उन्होंने जो है मांस के शोरबे को, मांस के टुकड़े को है ना बहुत उबाला, ठीक है। फिर फ्लास्क के मुख में यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक नली लगा दिया इन्होंने, और फिर जो है वो मांस को उबालने के बाद वो नली के एक मुख को जो है, एक ठो मुख को, ठीक है, ऐस वाली नली को एक मुख को जो है वो रुई से ढक दिए, ठीक है। रुई से
ढक दिया। कुछ दिन बाद जब उसको देखने गए तो फिर मांस के टुकड़े में किसी प्रकार का भी जीवाणु नहीं था, क्योंकि वो उबला हुआ था। ठीक है। और दूसरी ओर क्या हुआ कि यहाँ पर रुई का टुकड़ा लगने से क्या हुआ कि हवा तो अंदर गया, लेकिन किसी प्रकार का भी छोटा जीव अंदर नहीं जा पाया। ठीक है। इसके फिर क्या क्या किया, इसके बाद उन्होंने फ्लास्क के ऊपरी सिरे, जो कि ये एस आकार की नली लगी हुई है, इसको तोड़ दिया। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये टूटा हुआ नली है, ये जॉइंट नहीं है, इसको तोड़ दिया। फिर ऐसा करने से कुछ दिन बाद क्या देखे कि इसमें जो है यहाँ पर जो है छोटे छोटे कीड़े, ठीक है, इस छोटे छोटे कीड़े जो है ये टूटे हुए नली में पैदा होने लगे। टूटे हुए फ्लास्क में छोटे जंतु जो है वो पैदा होने लगे। ठीक है। तो इन दोनों के मत के अनुसार अगर आप देखें तो इसके अनुसार जो पहले स्वतः जननवाद पढ़े थे वो गलत साबित हो जाता है। लेकिन अभी भी ये दोनों ये नहीं बता सके थे कि जीवन या फिर आपके सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है। पहले ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो बस ये बता पाए थे कि कहीं ना कहीं से खुले माध्यम में किसी न किसी माध्यम से अगर मांस वांस में आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो है कीट पतंगों के द्वारा छोटे कीड़े पैदा हो जा रहे हैं। बस इतना ही ये बता पाए थे। उसके बाद भी कुछ और असफल थ्योरी मिले, जिसमें से पहला और आ जाएगा क्या, ब्रह्मांडवाद। ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों 3-4 टॉपिक है, और ये 3-4 वीडियो 4-5 वीडियो में चलने वाला है। अभी जो मैं बस बता रहा हूँ ये आप लोगों को जल्दी जल्दी हिस्ट्री टाइप से एक थ्योरी बता रहा हूँ। अभी भी आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। ठीक है। वो थोड़ा सा एक और दो थ्योरी पढ़ने के बाद मिल जाएगा। तो इस ब्रह्मांडवाद या फिर इसको आप कह सकते हैं क्या, बीजाणुवाद। ठीक है। ब्रह्मांडवाद या फिर बीजाणुवाद, कॉस्मिक थ्योरी ऑफ स्पोर थ्योरी, इसको आप कह सकते हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले में कौन कौन थे, रिक्टर, प्रेयर, होलमेहेज, ठीक है, आर्हीनियस, ये कुछ वैज्ञानिक थे जो इस वाद को मान रहे थे। इन लोगों के अनुसार क्या हुआ था कि पृथ्वी में जीवन का जो उत्पत्ति हुआ था ये और ग्रहों में हो चुका था, वहाँ से आया था। और मतलब हमारे पृथ्वी के अलावा और जो ग्रह में हो गया था, वहाँ से कुछ छोटे जीव थे जो हमारे पृथ्वी पर आ गए थे, वहाँ से जो है सरल जीवाणु पर पृथ्वी पर आए, और जीवों का विकास जो है विभिन्न प्रकार से हमारे पृथ्वी पर होने लगा। क्रिक और ओरगेल, उसके साथ ही होयले बोंडी, ठीक है, ये वैज्ञानिक थे जो ये इनके इस समर्थन को भी इस वाले सिद्धांत को भी समर्थन दे रहे थे। लेकिन इन्होंने ये तो बताया कि दूसरे ग्रह से आए हुए हैं हमारे पृथ्वी पर, लेकिन ये किसी भी ग्रह का नाम मेंशन नहीं कर पाए कि कहाँ से आया और किस जगह से आया। तो उस हिसाब से ये वाला भी थ्योरी गलत हो गया। उसके बाद आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्ति भी आया। इस सिद्धांत में क्या क्या कहा गया कि इस सिद्धांत में देखिए क्रूवियर नाम का वैज्ञानिक था और बिग्ने, इन्होंने इस मत को समर्थन देते हुए कहा कि ये एक प्रलयवाद है। ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे पृथ्वी पर प्रलय आती जाती है, समुद्र और चट्टानों का जो है जगह वो खिसकता चला जाता है। मतलब उन दोनों का जो स्थान है वो परिवर्तित हो जाता है, कभी चट्टान के जगह में पृथ्वी तो कभी पृथ्वी के जगह में चट्टान आ जाता है, ऐसा इन्होंने कहा था। शॉर्टकट में बता रहा हूँ बस। तो ये भी गलत था। अगर आप लोगों को ये जानना है कि चट्टानें कैसे बनी थी तो ये आप मेरे पिछले जियोग्राफी की वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। इन सभी सिद्धांतों को सही गलत गलत सही करते हुए फाइनली कुछ एक आध सिद्धांत बने जो कि अब सही होने वाले हैं। और अब आप लोगों को आपका ये इस सवाल का जवाब, ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का सवाल का जवाब मिलने वाला है। ठीक है। वो भी छोटा सा टॉपिक मिलने वाला है। तो इसमें क्या है कि इस पेज में देख सकते हैं, इसको इस सिद्धांत को हम लोग नाम देंगे क्या, हम लोग नहीं, मतलब जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है वो नाम है वो। अब इस वाले सिद्धांत को ठीक से सुन करके लिख लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को आंसर मिल सकता है। आधुनिक सिद्धांत या अथवा जीव रसायनवाद अथवा ओपेरिन होल्डेनेवाद, ठीक है, हेल्डेनेवाद। अब इस वाद को किसने दिया था, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन, ये एक रशियन वैज्ञानिक थे दोस्तों। इन्होंने 1936 ईस्वी में एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति के इस वाद को इन्होंने अपनी बुक में अच्छे से मेंशन कर दिया था। इसमें बताया कि भौतिकवाद अथवा पदार्थवाद नाम से एक और बुक इसके अंदर टॉपिक इन्होंने बनाया था। ठीक है। इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले ही इस वाद का प्रकाशन उन्होंने कब कर दिया था दोस्तों, 1924 में कर दिया था। ठीक है। JBS होल्डेन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1957 में भारतीय नागरिकवाद स्वीकार को भुवनेश्वर में अपना जीवन बिता दिया था। ठीक है। भारतीय नागरिकता को अपनाने के लिए भुवनेश्वर में इन्होंने अपना जीवन बिता दिया था।
अब इन दोनों ने मिल करके किस प्रकार से थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जो है जीवन की उत्पत्ति समुद्र में विभिन्न प्रकार से होने लगी थी रासायनिक क्रिया के द्वारा। अब इस वाले सिद्धांत को आप सच मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वाकई में जीवन की उत्पत्ति आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा है इन्होंने कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो है समुद्र में कई सालों से जो है जीवन की उत्पत्ति चल रही थी। तो इसको कैसे संगठित किया? जीवित कोशिकाओं की उत्पत्ति से पहले जो है आरएनए, सबसे पहले आरएनए बन चुका था। क्या? आरएनए से डीएनए बनना ज़्यादा आसान है। ये कैसे, अगर आप लोगों को जानना है तो आप मेरे डीएनए वाले टॉपिक को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आरएनए आ गया, फिर डीएनए, प्रोटीन और जटिल रासायनिक पदार्थ भी बन चुके थे। इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा था ना, वो सूरज से आने वाला पराबैंगनी यूवी रे था। यूवी रे मतलब पराबैंगनी किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। उसके साथ साथ विद्युत विसर्जन, रेडियो सक्रियता और कई सारे रे थे जो हम लोगों को सूरज से मिल जा रहे थे। ठीक है, बाद में इन रसायनों के संयोग से कोएसरवेट का निर्माण हुआ। क्या दोस्तों? कोएसरवेट्स। अब आप कह सकते हैं कि ये कोएसरवेट्स जो है यही सिंगल सेल है जहाँ से जो है जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हो चुकी थी इन कोएसरवेट से। मतलब कहीं ना कहीं ये कड़ी मिल गया था कोएसरवेट नाम का, जो कि आगे चलकर जीवन को नया नाम देने वाला था। ठीक है, धीरे धीरे जो है इसमें जीवन का लक्षण आया। इसी से प्राथमिक जीवन का भी जो है बनना शुरू हो गया, प्राथमिक जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई। प्रोटोवायरस, वायरस, प्रोकैरियोटिक कोशिका और रसायन संश्लेषी कोशिका द्वारा प्रकाश संश्लेषी कोशिका तथा और यूकैरियोटिक जीव जो है इसके माध्यम से बनने लगे थे। ठीक है, किसके माध्यम से बनने लगे थे? कोएसरवेट्स के माध्यम से। यही कोएसरवेट्स है जो इतना लंबा चौड़ा थ्योरी बताने के बाद कोएसरवेट्स आया, और इसी कोएसरवेट्स को आप जीवन की पहली कड़ी मान सकते हो बस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए दो सिद्धांत इन्होंने दिए थे। पहला क्या? रासायनिक विकास, मतलब कि केमिकल एवोल्यूशन, और दूसरा जो था जैविक या कार्बनिक विकास। इसको आप लोग बोल सकते हो बायोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो रासायनिक विकास के अंदर क्या क्या हुआ था? पहला परमाणु अवस्था। ठीक है, रासायनिक विकास के अंदर परमाणु अवस्था, इसमें जो है ना पृथ्वी समेत और भी जितने भी ग्रह थे उसके वातावरण पर रासायनिक पदार्थ का उद्गम हो चुका था विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा। शुरू में जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था, क्या? नेबुला। ठीक है, नेबुला जो गैसों का एक गोला था सबसे पहले। ठीक है, तो पृथ्वी में उत्पत्ति क्या आग गैस के गोले के रूप में एक सूर्य का टुकड़ा चमक रहा था जो था नेबुला। यह लगभग 450 से 500 करोड़ वर्ष पहले की बात है। ठीक है, पहले ही क्या हुआ था कि पृथ्वी पर जब पृथ्वी बना तो उसकी जो है 3 लेयरें बन गई थी। पृथ्वी के लेयर को आप पढ़ सकते हो कैसे? ऐसे, ये पृथ्वी एक पूरा कट है, ये पृथ्वी का एक कट निकाला गया है पृथ्वी के लेयर्स को पढ़ने के लिए। इसको आप पढ़ सकते हैं कैसे? सियाल, सीमा, नीफे। अभी ये सियाल, सीमा, नीफे को मैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसका एक पूरा वीडियो टॉपिक मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हो। तो ये जो है 3 परत था। ठीक है, तो सबसे निचले वाले परत में यहाँ पे नीफे वाले भाग में जो है निकिल, तांबा, एल्यूमिनियम, टीन जो है, मतलब यहाँ पर जो है आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर जो है लौह तत्वों का जो है विकास शुरू हो गया था फिर। और ये बीच वाला भाग था, मध्य वाला भाग, सीमा वाला भाग जो था, इसमें जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन और कई तरह के पदार्थ जो है यहाँ पर बनने लगे थे गैसों के रूप में। और जो सबसे ऊपर में था यहाँ पर, उसमें बन गया था क्या दोस्तों? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और भी हल्के भार वाले जितने तत्व थे, ये हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले लेयर में बनना शुरू हो गए थे, सियाल वाले भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अणु का उत्पन्न शुरू हो गया था। अणुओं का, परमाणुओं के संयुक्त होने से विभिन्न प्रकार के अणुओं का निर्माण हो गया था। परमाणु की तुलना में अणु जो होती है दोस्तों वो अधिक स्थायी होती है। परमाणुओं की तुलना में ये छोटे छोटे जो अणु पार्टिकल्स होते हैं ये अधिक स्थायित्व होते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उस समय क्या था कि जब इतना सब कुछ बन गया था फिर भी हमारे पृथ्वी पर जो है O2 जो है ये एब्सेंट था। ठीक है, ये एब्सेंट था। तो O2 कैसे बना? जब हाइड्रोजन बन चुका था तो उस समय क्या है कि धीरे धीरे जो है हमारे पृथ्वी पर जल का बनना जो है वो शुरू हो गया था। जल जो बना तो वो सीधे सीधे लिक्विड फॉर्म में नदी की तरह नहीं बनने लगा।
जैसे जैसे जल बनना शुरू हुआ तो वो जल जो है हमारे वातावरण में वाष्प के द्वारा बनना शुरू हुआ था, ठीक है। तो जैसे जैसे जल जो है बनना शुरू हुआ वाष्प के द्वारा, एक टाइम पे नदी, फिर नहर, फिर इस तरीके से पूरे समुद्र का निर्माण हो गया, और उसी समुद्र में है जो धीरे धीरे क्वेसरवेट्स बनने लगे। तो इसको आप समझ सकते हैं सरल यौगिक के निर्माण में। उस समय जब पृथ्वी की सतह अत्यंत गर्म थी, जब शुरू में पृथ्वी बना था तो उस समय बहुत लाल तप्त था, ठीक है। तो उस समय कार्बन का अणु और तत्व या फिर हाइड्रोजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बाइड्स और कुछ कुछ बना रहा था, ठीक है। कार्बाइड के यौगिक जो भूपटल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। भूपटल मतलब कि भूमि का पूरा भाग। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिला तो इससे जो है कुछ केमिकल्स बने थे। अभी ये सब मत देखिए, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज होगा। अभी बस थ्योरी समझते चलते हैं। पृथ्वी का तापमान जो है समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। बाद में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, और उसी ऑक्सीजन में जब हाइड्रोजन मिला तो फिर धीरे धीरे जल का निर्माण होने लगा, ठीक है। अब इसके रिजल्ट क्या मिला इससे, जब हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन मिल करके पानी जब बनाने लगे तो पानी के अंदर ही आप लोगों को क्वेसरवेट्स मिलने लगा। कंक्लूजन में आप इस क्वेसरवेट्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पृथ्वी के धीरे धीरे खिसकने के कारण महाद्वीप का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी सभी तत्व थे, हाइड्रोजन, वो उस समय हाइड्रोजन था सबसे ज़्यादा क्रियाशील गैस था, जिसके साथ कोई भी जो तत्व थे वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके एक तरह का फॉर्मेशन बना सकते थे, जिसमें सबसे पहले पानी बन रहा था उस समय, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ मिलने के कारण वहाँ पर अमोनिया बन गया था। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बन गया था गैस। उसके बाद बन गया था ईथर, बन गया था, किससे बन गया था, मीथेन से ईथर, फिर हेक्सेन, ब्यूटेन और भी कई प्रकार के यौगिक जो है उस समय बनने लगे थे धीरे धीरे। इसके बाद भी क्या हुआ कि समुद्र, नदी, झील और पर्वत आदि बनते गए। अगर आप लोगों को समुद्र, नदी, झील या फिर ऑक्सीजन के बनने के समय पृथ्वी पर कैसे जो है सारे यौगिक बनने लगे थे, ठीक है, पृथ्वी पर धीरे पृथ्वी कैसे खिसक के महाद्वीप से द्वीप बनी, या फिर कैसे कैसे खिसक करके पूरे जल, या फिर आप कह सकते हैं कि समुद्र का निर्माण कैसे हुआ। इन सभी टॉपिक्स को अगर आपको समझना है तो आप नीचे वाले सारे जियोग्राफिक्स के टॉपिक को देख सकते हैं, आपको सारा कहा हुआ बात समझ आ जाएगा। कुल मिलाकर के इतना सब कुछ बताने का एक ही मकसद था कि आपको इस क्वेसरवेट्स के बारे में पता चल जाए, क्योंकि यही क्वेसरवेट्स जो है जीवन की पहली कड़ी थी, यहीं से हमारा जो है जीवन बनना शुरू हो गया था। अब ज़्यादा इस टॉपिक में अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ज़्यादा बताने पर आप लोगों को फिर बाकी टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न आने लगेगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों को क्योंकि फॉसिल भी देखना है, और यहाँ पर आप लोगों को आखिरी में देख सकते हैं यहाँ जीन डुप्लीकेशन भी देखना है। तो ये सारे जीन डुप्लीकेशन भी आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगा। बस आप इंट्रो में लिख सकते हैं जो शुरू में बताया, उसके बाद थ्योरी में क्वेसरवेट्स के बारे में बता सकते हैं, कंक्लूजन में बता सकते हैं कि इतना सब होने के बाद आप लोगों को क्वेसरवेट्स मिला तो कैसे मिला, और क्वेसरवेट्स से ही जो है हमको जीवन की प्राप्ति मिल गई थी। रेफरेंस में आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा बुक और राइटर्स के नेम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।